नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार रखने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। करीब 100 वर्ष पहले की बात है, वर्ष 1918, जब समस्त विश्व एक वैश्विक आपदा से, महामारी से जूझ रहा था, पीड़ित था। एक ऐसा फ्लू जो पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले लिया था। पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था। उसका नाम है स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। वर्ष 1918 में काफी तेजी से फैल गया और पूरा विश्व इससे ग्रसित हो गया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इस महामारी से लोग बाहर निकले, पूरा विश्व बाहर निकला। ठीक वैसी ही महामारी, आपदा अभी वर्तमान में विश्व के साथ घटित हो रहा है। अगर देखें तो करीब 100 वर्ष पहले हमारी स्वास्थ्य सुविधा, विश्व की स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी नहीं रही थी जितनी अब सुदृढ़ हो गई है। लोगों में जागरूकता, शिक्षा की कमी भी थी उस समय, लेकिन अब के लोग भी जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अभी पूरा विश्व कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से ग्रसित है, इस महामारी से जूझ रहा है, पीड़ित है, दुखी है। पूरा विश्व का स्वास्थ्य केंद्र, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर इस वायरस से लड़ने के लिए प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे उसके पकड़ से बाहर आते जा रहे हैं। लेकिन कोविड-19 कोरोना का ये पहला वायरस नहीं है। हम कोविड-19 की बात करेंगे तो कोविड-19 कोरोना वायरस फैमिली से निकला एक वायरस है, जो उस फैमिली का 7वां वायरस है, पहला वायरस नहीं है। कोविड-19 से पहले 6 वायरस आ चुके हैं। मैं उनका नाम बताना चाहूंगा कि वे कौन से 6 वायरस थे। जो पहला वायरस था उसका नाम था HCOV229E, ये पहला वायरस था। जो दूसरा वायरस है वो है HCOV-NL63, ये दूसरा वायरस था। जो तीसरा वायरस है वो है HCOV-DC43, ये तीसरा वायरस है। ये सारे वायरस कोरोना फैमिली के हैं। एक कह सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ वायरसेस, एक वायरसों का समूह है एक कोरोना फैमिली, जिसके अंतर्गत ये 7 वायरस हैं और उसी का ये 7वां वायरस कोविड-19 है। जो चौथा वायरस था HCOV-HKU1, जो 5वां वायरस था SARS, और जो 6ठा वायरस था वो मर्स नाम है उसका, MARS, और 7वां वायरस जिससे हम अभी परिचित हैं कोविड-19, जो पूरे विश्व को अपने कब्जे में लिए हुए है, जकड़े हुए है। कोविड-19 वर्ष 2019 दिसंबर में चाइना के वुहान में आया और धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैल गया। कोरोना फैमिली का पहला वायरस सार्स था, जो 2003 में चाइना में ही उपजा था। लेकिन इसके पहले, कोविड से पहले के 6 वायरस उतने खतरनाक नहीं थे जितना कोविड-19 है। कह सकते हैं कि कोविड-19 अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा है। जिस प्रकार हम सभी के घरों में घर का छोटा बेटा होता है, प्यारा होता है, मासूम होता है, थोड़ा जिद्दी होता है, थोड़ा वैसा ही जिद्दी स्वभाव का है कोविड, क्योंकि घर का छोटा बेटा है और इसका जिद मानना हम लोगों की मजबूरी है। अगर इसका जिद मानते हैं तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अगर इसकी जिद नहीं मानेंगे तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसी कुछ जिद है, चाहता है कि हम सभी
समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग या गमछा का प्रयोग करें, समय समय पर सैनिटाइजर यूज करें, बाहर से आए तो नहाएं, अपने कपड़े को धुलें। इसकी ऐसी जिदें हैं और हम अगर इनको पूरा करते हैं तो ये हमें कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर इसकी जिद को हम लोग नहीं मानते हैं तो ये खतरनाक हो जाएगा और हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। थोड़ा स्वाभिमानी भी है, ये बिना बुलाए किसी के पास जाता भी नहीं, ये उसी के पास जाता है जो इसको बुलाता है। तो ऐसा कुछ लक्षण है हमारे इस कोरोना फैमिली के छोटे बेटे का, कोविड-19 का। जब भविष्य में इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो वो दुख भरा होगा, संघर्षों से भरा होगा, क्योंकि कोविड-19 के दौर से समाज काफी परेशान रहा, विचलित रहा, व्याकुल रहा। इससे पूरा देश लड़ा, पूरा विश्व लड़ा, काफी परेशानियां उठानी पड़ी। कोविड-19 के चर्चाएं भविष्य में होनी ही है। जिस प्रकार गांव के चौपाल पर बैठकर गांव के बड़े बुजुर्ग आजादी की लड़ाई की, इतिहास के अलग अलग योद्धाओं की कहानियों की चर्चा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आने वाले भविष्य में कोविड-19 के दौरान उस दौर में जो भी संघर्ष रही होगी पूरे विश्व में, जैसे लोग संघर्ष किए हैं उसकी चर्चा होना लाजमी है, वो होगा ही। लेकिन जब चर्चा की बात करते हैं तो वर्तमान में जब एक वैश्विक महामारी हम सबों को घेर रखा है, हम सब उसके कब्जे में हैं, उसके पकड़ में हैं, तो भी उसकी चर्चा हो रही है। हम शहरों की चर्चा करते हैं, गांवों की चर्चा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है शहरों पर केंद्रित है। हम घूम फिर कर शहरों पे आ जाते हैं, गांव की तरफ नजर जाती भी है थोड़ी देर के लिए, फिर वहां से हट जाते हैं, क्योंकि समय के साथ हम लोग गांव से दूर होते गए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा, कहा जा सकता है कि आबादी का आधा से भी ज्यादा हिस्सा गांव में निवास करता है, और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में भी अहम भूमिका निभाता है। उत्पाद की खपत की दृष्टि से देखते हैं तो क्योंकि देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा या आधा से ज्यादा हिस्सा गांव में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि गांव में उत्पाद की खपत अधिक है। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में गांवों की सहभागिता बढ़ चढ़कर, ऐसे में हमारे देश के जनसमूह, जनप्रतिनिधि, सरकार, नेता जो भी लोग हैं, उनकी दृष्टि गांव की तरफ होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शायद ही कोई होगा जिनकी दृष्टि गांव की तरफ उस नजरिए से जाती है कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में गांवों का एक अहम योगदान है, और हम और आप भी इससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग भी गांवों से दूरी बनाते जा रहे हैं। इस वैश्विक आपदा के दौरान सरकार ने लॉकडाउन लगाया, फिर चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया भी जारी है। इस महामारी के दौरान सरकार के द्वारा लिए गए कठिन निर्णयों का पालन भी हमारे देश की जनता कठिन परिस्थिति को झेलते हुए धीरे धीरे गुजारे, धीरे धीरे सरकार के नियमों का पालन भी किए, और सरकार
के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए इस नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने में एक अहम योगदान दिया। अर्थव्यवस्था की बात हमने की। अर्थव्यवस्था एक ऐसा टर्म है, अगर अभी विश्व में नोवेल कोरोना वायरस के आने के बाद अगर देखा जाए तो चिकित्सीय प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अर्थव्यवस्था ही बना हुआ है कि इस वैश्विक महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी। क्योंकि विश्व को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, यहां तक एक परिवार को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। और हमारे देश का राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इस नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने में खर्च हो गया। और इस दौरान हमारे देश का उद्योग, खेती, लघु उद्योग इत्यादि जैसे सभी प्रकार की जो भी सेवाएं थी स्थगित हो गई या कम हो गई। जो राजस्व सरकार को मिलता था वो राजस्व सरकार को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले भविष्य में कोविड-19 के प्रभाव से अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर ग्रामीण परिवेश में। क्योंकि भारत गांवों का देश है। हम भारत को गांवों के देश के नाम से जानते हैं। तो माना कि शहरों और गांवों के समूह को मिलाकर भारत बना है, अपना देश बना है। लेकिन भारत की आधी से ज्यादा आबादी जो है गांव में निवास करती है। तो बहुसंख्यक समाज, जब बहुसंख्यक अधिक से संख्या जो है, जनसंख्या का एक बहुसंख्यक भाग जो है वो गांव में निवास करने पे मजबूर है, तो ये गांवों का ही देश हो गया। तो ऐसे में सरकार की नजर गांवों की तरफ अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक देश अपने भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीति तैयार करती है। भारत भी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना आर्थिक नीति तैयार करता है। भारत की आबादी का करीब 53% जनसंख्या जो है गांव में रहने वाला है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो खेती से सहभागिता है वो करीब 17% की है। वर्ष 2017-18 के सर्वे के अनुसार ये डेटा है कि करीब सकल घरेलू उत्पाद में जो खेती से, जो गांवों से जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो करीब 17% का है। जो आजादी के समय या उसके बाद के समय में जो भारत का जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में जो गांवों का कंट्रीब्यूशन था, जो गांवों का सहयोग था, वो करीब 50% था, जो अब 17% के करीब आ गया है। उसके लिए अगर देखा जाए तो हम भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। गांवों से लोगों का शहर की ओर जाना, गांव छोड़ना, अपना खेत छोड़ना, गांव में रहकर जीविकोपार्जन न करना, कुछ पैसे कमाने की लत, शहरों में जाके नौकरी करेंगे। कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई लत छूट नहीं रही है। अंग्रेज जो सिखा के गए अभी भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेज जो करते थे हम वो नहीं सीख पाए। अंग्रेज उद्योग करते थे, खुद उद्यमी होते थे, अपना व्यवसाय करते, और हम लोगों को नौकरी कराते। और हम लोग अभी भी उसी रीति रिवाज को मान रहे हैं और नौकरी करने के लिए अपना घर, अपना जमीन, अपना खेत छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। तो इससे सकल घरेलू उत्पाद में गांवों का जो कंट्रीब्यूशन है गांवों से आने वाला वो कम होना लाजमी है। ऐसे में देश के जनता के साथ साथ
देश की सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसी कुछ योजना तैयार करे जो गांवों के हित में हो और फिर से हम गांवों में उत्पादन को बढ़ा सकें। ऐसे तो सरकार बहुत योजनाएं बनाती हैं, सरकार की तरफ से गांवों के विकास के लिए, गांव में उद्योग स्थापित करने के लिए राशि भी आवंटित होती है, लेकिन कुछ कारणों से वे योजनाएं सफल नहीं हो पाती है, जमीन पे नहीं उतर पाती। तो इसमें सरकार और इस देश की जनता को मजबूती से कदम मिलाकर इस ओर बढ़ना होगा, गांवों को सुदृढ़ करना होगा अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। कोविड-19 ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए अर्थव्यवस्था पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है, क्योंकि पूरा विश्व अर्थोपार्जन, राजस्व की तरफ ध्यान न देते हुए सबसे पहले इस वायरस से बचने की उपाय ढूंढने में लगी है। इससे भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि भारत भी कोविड-19 गिरफ्त में है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी उत्पाद श्रेणियां के लिए उत्पादन या तो कम कर दी है या रोक दी है, या कुछ जगह चरणबद्ध तरीके से कुछ नियम कानून के अनुसार वहां का उत्पादन हो रहा है जो रोजमर्रा के जीवन में जिनकी आवश्यकता है जिन वस्तुओं की। आने वाले समय में और वर्तमान समय में कमजोर वित्तीय तिमाही, नौकरियों में नुकसान, वेतन में कटौती जैसी बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं और होंगी। हालांकि ये कठिन समय जो है धीरे धीरे कट जाएगा। आज हर कोई कोविड-19 की प्रभाव की बात कर रहा है, लेकिन गांवों की तरफ जो बातें की जा रही हैं, गांवों के विकास के लिए जो बातें की जा रही हैं, वो जमीन पर कब तक आएंगी और कैसे आएंगी, इसके लिए अभी तक कोई एक परफेक्ट रोड मैप तैयार नहीं नजर आ रहा कि कोविड-19 के बाद की हालात क्या होंगी। क्या फिर से मजदूर गांवों से शहरों की ओर पलायन करेंगे जो वापस घर को आ गए, या सरकार उनके लिए कुछ करेगी। 2019 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनसंख्या का करीब 69% का आबादी गांवों में रहता है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं। ऐसे में देश के अर्थव्यवस्था में अहम हिस्सा निभाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों पर बात करना आवश्यक हो जाता है और सरकार को इसको प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा गांव में रहता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में काफी सहयोगी होगा। कोविड-19 का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में पड़ा है। कहा जाए तो सभी क्षेत्रों में पड़ा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का काम हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सब जगह इसका प्रभाव पड़ा है और हर सेक्टर प्रभावित हो गया है। काम ठप पड़े हुए हैं, या तो किसी नियम कानून के तहत कम कर्मचारियों को बुलाकर कुछ नए नियमों के साथ उनको संचालित किया जा रहा है। स्थितियां पहले की जैसी नहीं है, और स्थितियां पहले की जैसी सामान्य कब होंगी इसके लिए भी कोई समय सुनिश्चित नहीं। लेकिन हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हैं, तो हम ग्रामीण क्षेत्रों पर, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का क्या क्या प्रमुख प्रभाव पड़ा है, हम उसकी ओर रुख करते हैं। कोविड-19 भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस पर
आधारित है, निर्भर है। और इस महामारी से ग्रामीण बाजार काफी हताहत हो गई है। तो इसके लिए आगे क्या रास्ता है, क्या परेशानियां हैं, इस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 का सीधा प्रभाव कृषि संबंधित आपूर्ति पर पड़ा है। जबकि सरकार ने ट्रकों को परमिट जारी कर किराने का सामान, फल, अनाज ले जाने की अनुमति दी है, लेकिन बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टों को परमिट नहीं जारी किए जाने के कारण आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है और जरूरी सामान बाजार तक पहुंचने में सक्षम नहीं पहुंच पाया। दूसरी ओर होटल और रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस भी इन आपूर्ति के कारण प्रभावित हो गया। इन व्यवसायों को प्रभावित होने से मांग पर भी प्रभाव पड़ा है, जिससे राजस्व में भारी हानि का सामना करना पड़ा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों को, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में जो अनाजों की मांग थी वो कम हो गई, किसानों का अनाज घरों में रह गया और राजस्व की मार झेलनी पड़ी है। जो दूसरा प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का, वो फसल की सुरक्षा संबंधित, फसल उत्पाद से संबंधित सामानों की है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बीज हो गया, कीटनाशक हो गया। फसल उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लेबर, मजदूर हो गए कि अनुपलब्धता के कारण भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे फसल की बुआई और कटाई में भी देरी हो रही है। अभी हम जानते हैं कि खरीफ क्रॉप का सीजन आ गया, धान की फसल का सीजन आ गया है। इसमें इन सब चीजों की आपूर्ति के कारण फसल की बुआई में काफी देरी हो रही है और इस कारण से भी किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोविड-19 का तीसरा प्रभाव जो है वो निर्यात के पूर्ण रूप से बंद होने के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। भारत फसलों का एक प्रमुख निर्यातक रहा है, जो APEDA एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार 2018-19 का कुल कृषि निर्यात 685 बिलियन रुपए का था, जो कि इस महामारी से प्रभावित होता दिख रहा है। इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा पा रहा है कि इस वर्ष 2020-21 में इसकी क्या स्थिति रहेगी, जो कि काफी नुकसानदेह है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। कोविड-19 का चौथा प्रभाव कृषि क्षेत्र में नौकरियों की कटौती पे पड़ रहा है। इस क्षेत्र में भी बड़ा हिस्सा जो था जनसंख्या का नौकरी करता था, कार्य करता था, क्योंकि जब आंकड़ों के मुताबिक देखते हैं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देखते हैं, तो भारत के करीब 8.5 करोड़ किसानों के साथ भूमिहीन कृषि श्रमिक काम करते हैं, जो भूमिगत किसानों पर आश्रित होते हैं। तो वैसे लोगों की क्या स्थिति होगी? सरकार के द्वारा किसानों को राहत पैकेज तो दिया जा रहा है, लेकिन ये राहत पैकेज भूमिगत किसानों के लिए, भूमिहीन कृषकों के लिए क्या है? भूमिहीन कृषकों का आने वाला समय बहुत ही ज्यादा दयनीय है, क्योंकि वे भूमिगत किसानों पर आश्रित थे। भूमिगत किसानों को सरकार की तरफ से कुछ राहत तो पहुंचाई गई, लेकिन क्या भूमिगत किसान अपने राहत का कुछ हिस्सा भूमिहीन कृषकों को दे पाएंगे? और ऐसी वैश्विक आपदा के दौर में जब खेती प्रभावित है, तो क्या भूमिहीन कृषक भूमिगत कृषकों के यहाँ कार्य कर पाएंगे? ऐसे में उनका समय काफी कठिन आने वाला है और उनकी जीवन यापन काफी प्रभावित होने वाली है। कोविड-19 का पांचवा प्रभाव सूक्ष्म एवं लघु उद्योग पर पड़ता दिखाई दे रहा है।
जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई श्रमिक कार्य करते हैं, जो अभी महामारी के चलते व्यवसाय बंद होने से राजस्व की मार झेल रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारियों की नौकरी चली गई। ऐसे में उनका जीवन यापन करना काफी कठिन हो गया है। कोविड-19 का 7वां प्रभाव एक ऐसे जनसंख्या पे पड़ने वाला है जो अपने जीवन यापन करने के लिए पलायन करने को कटिबद्ध है। कभी शहर से गांव, कभी गांव से शहर। इस वैश्विक आपदा के दौर में पलायन करने वाले लोग, ऐसे मजदूर वापस अपनी घरों की तरफ आ गए हैं, पहुंच गए हैं या कुछ आ रहे हैं। अब बड़े नगरों में, फैक्ट्रियों में ये लोग काम करने वाले मजदूर जब शहर में से गांव आ गए हैं, तो इनके लिए गांव में जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ रोजगार की आवश्यकता होगी, क्योंकि रोजगार के बिना जीवन यापन संभव नहीं है। तो ऐसे में वो मजदूर कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? निकट भविष्य में भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि स्थितियां कब सामान्य होंगी और क्या बड़े नगर में उद्योग खुलेंगे तो फिर से उन्हें नौकरी मिलेगी, या सरकार फिर से उन्हें गांवों में ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाइयों को स्थापित कर उन्हें रोजगार देगी। समय उनके लिए काफी कठिन भरा है और उनका जीवन यापन करना काफी मुश्किलों से भरा होगा आने वाले समय में। यह प्रवृत्ति वर्तमान की जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार योजनाओं में भी एक बाधा उत्पन्न कर रही है और आने वाले समय में करेगी। हाल के दौर में कोविड-19 के कारण वित्तीय घाटा ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इस बात का अनुमानित आंकड़ा भी बता पाना संभव नहीं है। ऐसी परेशानियां आने वाली है और आ चुकी हैं। इसके लिए कुछ रास्ता निकल सकता है अगर कुछ बातों पे ध्यान दिया जाए तो। अगर सरकार सच में इनके लिए कुछ रास्ता निकालना चाहती है, इन्हें राहत पहुंचाना चाहती है, तो सरकार को आगे आना होगा और हमारे देश के सक्षम वर्ग जो समर्थ हैं उनको भी आगे आना होगा। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे देश के इन प्रभावित लोगों का मदद करना होगा। यह समय हम सभी के लिए मुश्किल भरा है। केंद्र और राज्य सरकार इस महामारी से लड़ने के हेतु पूरी क्षमता और तत्परता से कार्य कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य अभी सर्वोच्च प्राथमिकता पर। लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को समान प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है उपभोग की प्रवृत्ति से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बड़ा भूमिका निभाने वाला है। मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत राहत पैकेज के तौर पर हर किसान को 2000 रुपए का राहत पहुंचाया। सरकार ने लोगों का कोरोना महामारी के दौरान ईएमआई का बोझ भी कम किया, जिससे बहुत सारे किसानों को राहत प्राप्त हुआ। एक और फैसले में मनरेगा के मजदूरों की दैनिक श्रमिक में वृद्धि कर भी सरकार ने देश के एक बड़े हिस्से को करीब 5 करोड़ परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य किया। साथ ही सरकार के द्वारा एक आर्थिक पैकेज के तौर पर देश के विकास हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु, लघु एवं सूक्ष्म इकाई की स्थापना हेतु 20 लाख करोड़ का भी एक पैकेज दिया गया। अब देखना यह है कि सरकार द्वारा दी गई पैकेज जमीन पर कितनी आ पाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कृषि बाजार 2018 में करीब 16,587 बिलियन रुपए का था, जो 2024 तक रुपीस 30,675 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान था, जो 2019-24 के दौरान कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR के रिपोर्ट के दर से तय किया गया था, जो उन्होंने जो
अनुमानित दर बताया था वो 10.8%। यह राहत पैकेज किसानों को पटरी पिलाने के लिए एक आवश्यक समर्थन देने वाला था, लेकिन इस महामारी ने उसको तबाह कर दिया। अब देखने की बात यह होती है कि आगे सरकार की रणनीति क्या होगी। राज्य सरकार तहसील स्तर पर बारीकी से काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों की उपज को बाजार तक भेजने के लिए कृषि इनपुट और लॉजिस्टिक समर्थन मिले। प्रत्येक राज्य तहसील स्तर पर स्वयं के बनाए नियमों का पालन कर रही है, उस आधार पर कार्य कर रही है, जिसे अच्छी तरह परिभाषित भी किया गया है। लेकिन ऐसे नियमों के बारे में किसानों को जागरूक करने हेतु सरकार को एक वैकल्पिक योजना तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के किसान का बड़ा हिस्सा जो है साक्षर नहीं है, समझने में उतना समर्थ नहीं है। तो उनके लिए एक वैकल्पिक योजना तैयार की जानी चाहिए जिससे किसान जागरूक हो सके। ई कॉमर्स सेक्टर को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को इनपुट जो जरूरतें हैं खेती संबंधित, उनको पूरा करने में कैसे सहयोग कर सकते हैं। ई कॉमर्स धीरे धीरे हमारे देश में विस्तार कर रहा है, तो उन्हें भी इस क्षेत्र में आगे आके काम करना चाहिए। इस परिदृश्य में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं ई कॉमर्स बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ई कॉमर्स गोदाम के स्तर पर किसानों को अपने घर के दरवाजे तक सामान पहुंचा सकते हैं, जिससे संकट भी कम होगा और बेहतर पैदावार में मदद भी मिलेगी, और इस महामारी, इस छुआछूत से जो फैलने की डर है वो भी कम होगी। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निकट भविष्य में कुछ ऐसी योजना तैयार कर लेंगे जिससे कि एक बड़ी जनसंख्या पलायन न करे, उनके पलायन को रोका जा सके। विभिन्न राज्यों में बंद पड़े फैक्ट्रियों की शुरुआत करना बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि अपने लोगों को गांव में रोजगार दे सके, अपने लोगों को अपने घर में रोजगार दे सके, और राज्य के राजस्व के साथ साथ देश के राजस्व को उचित लाभ पहुंचा सके, अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। गांवों कस्बों में बंद पड़े फैक्ट्रियों को शुरू करने की आवश्यकता है। इनके खुल जाने से अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंचने वाला है। भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार की त्रासदी, इन फैक्ट्रियों को खुल जाने से, कोविड-19 हो या भविष्य में आने वाले किसी भी प्रकार की त्रासदी में लोगों को ऐसे मुश्किल दौर का सामना न करना पड़े, इसमें भी ये फैक्ट्रियों को शुरुआत करने से एक सहयोग प्राप्त होगा और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भी सहयोग मिलेगा, और किसी महामारी के दौरान राजस्व की ऐसी हानि नहीं उठानी पड़े। हम आखिर में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से संबंधित बात करेंगे। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों की नौकरी कटौती को कम करें। हो सके तो उनकी तनख्वाह में थोड़ी कटौती करके उनको नौकरी में बनाए रखें। उन्हें नौकरी में बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम कोविड-19 को पीछे छोड़ेंगे तो कर्मचारियों के बदौलत ही हम उत्पादों की खपत बढ़ा सकेंगे, और जब उनके पास नौकरी नहीं होगी तो उत्पादों की खपत बढ़ाना मुश्किल होगा, जिससे राजस्व की हानि होगी और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उनको नौकरी में बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे उत्पादों की खपत बनी रहे और राजस्व को लाभ पहुंचे, अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में सहयोग प्राप्त। आगे की राह जो स्थिति बनी हुई है, भविष्य में जब स्थितियां सामान्य होने का कोई तिथि सुनिश्चित नहीं है, तो इससे समझ में आता है कि आगे का राह आसान नहीं है। आगे का राह निश्चित रूप से कांटों भरा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी जागरूकता से, समझदारी से, संयम से, सतर्कता से इस गंभीर संकट को पीछे छोड़ेंगे और बाहर आएंगे और विकास की मार्ग प्रशस्त करेंगे, और फिर से
देश में खुशहाली हो। हम अंतिम में बात कह के अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो है वो युवा है, और हम एक युवा के देश से जाने जाते हैं। हम ये कहना चाहेंगे, हम युवा ही देश के शान हैं, हम युवा ही हर समस्या के समाधान हैं। जी हाँ, देश की स्थिति कैसी भी हो, संकट भरा हो, कठिन हो, हम युवा को देश के साथ खड़ा होना होगा, कदम से कदम मिला के चलना होगा। हम युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने का, इस देश को समर्थ बनाने का। तो हम इस कठिन परिस्थिति में कतई विचलित नहीं होंगे, और हम इस महामारी से डटकर मुकाबला करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इससे जीतेंगे, और एक दिन फिर से हमारा देश मुस्कुराएगा, हमारे देश में खुशहाली आएगी। धन्यवाद।